वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट, आई नरेंद्र मौर्य। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंस्ट्रूमेंट, इसका थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो आज मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर लिए गए वो आप देख लेना। आज हम लेक्चर में एक्सलेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम एक्सलेशन को मेज़र कर सकते हैं, आज हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम एक्सलेशन का मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है ये है स्ट्रेन गेज एक्सलेशन, स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर। देखो, आपको इसमें याद क्या रखना है, इनमें मेन इनके पार्ट्स याद रखने हैं। वो पूछ सकता है स्ट्रेन गेज किस डिवाइस में यूज़ होता है, किस इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, मास का यूज़ करके इसमें एक्सलेशन मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, इनके डायग्राम पता होना चाहिए और साथ में आपको पता चाहिए एक्सलेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन है। तो मेजरमेंट जो एक्सलेशन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपको 3 डिवाइस पढ़ने हैं। पहला आपको जो दिख रहा है वो है हमारा स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर, दूसरा है कैपेसिटिव वाइब्रेशन सेंसर और तीसरा है इंडक्टिव वाइब्रेशन सेंसर। तो ये 3 डिवाइस रहते हैं, तीनों की सहायता से हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को मेज़र करते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्ट्रेन गेज एक्सेलरोमीटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले वर्किंग क्या होती है, वर्किंग से पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसमें आपको ये दिख रहा है बाहर एक इसका फ्रेम होता है जिसके अंदर ये पूरा अरेंजमेंट बंद होता है। अंदर क्या भरा होता है, यहाँ पे द्रव भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है अंदर, ठीक। अंदर क्या भरा हुआ है, यहाँ पे अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलिक फ्लूइड और ये उसका बाहरी ढांचा है फ्रेम सिर्फ सपोर्ट के लिए। और यहाँ पर ये कैंटिलीवर बीम है, एक कैंटिलीवर बीम के यहाँ पर क्या हो, फ्री एंड पर इसके एक मास कनेक्टेड है, द्रव्यमान एम। तो एक एम द्रव्यमान इसे लटका हुआ है, ठीक। और यहाँ पर आपको दिख रहा है जो बीम है, बीम की साइड पे 2 स्ट्रेन गेज है। तो स्ट्रेन गेज यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या डिवाइस है, मेजरमेंट कैसे करते हैं ये और देखेंगे हम। ये समझ लीजिए, ये पूरा हमारा फ्लूइड से भरा है। तो फ्लूइड से जब भरा होगा तो आपको पता है पास्कल नियम में क्या था, जब कोई भी द्रव शांत अवस्था हो तो उस पर लगने वाला जो बल होता है हर सतह पे समान रूप से वितरित हो जाता है। तो वही काम होगा, देखो कैसे। अगर मान लो किसी वस्तु से आपको वाइब्रेशन का मेजरमेंट करना है तो वो वाइब्रेट हो रही होगी, एक्सलेशन में मेजर करना है तो एक्सलेशन में मेजरमेंट तब करते हैं जब वो हाल होगी, वाइब्रेट हो रही होगी। तो कोई वस्तु जब वाइब्रेट होती है तो उसके एक्सलेशन का मेजरमेंट करा जाता है। तो जो वस्तु वाइब्रेट हो रही है उस वस्तु को हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जब वो वस्तु हालेगी तो ये वस्तु भी हालेगी, ठीक। मतलब जब वो हालेगा तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हमने इसके साथ जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा, वह वस्तु हालेगी और वस्तु हालने के बाद क्या होगा, ये आपका जो पूरा अरेंजमेंट है स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर का ये पूरा हालेगा। और हालने के कारण क्या होगा, जो दाब उस पर जनरेट हो रहा होगा, जो बल उस पर जनरेट हो रहा होगा वो इसके फ्लूइड पर जनरेट होगा। और जो फ्लूइड है यहाँ पर वो हर सतह पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो जो हमारा एम मास है यहाँ पर, तो एम मास पे भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो वस्तु हाल रही होगी, वो उस वस्तु से ये जुड़ी वस्तु जुड़ी है तो ये भी हालेगी। इसमें फ्लूइड भरा है वो भी मूवमेंट करेगा, इसमें जो मास है वो भी मूवमेंट करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें वाइब्रेशन जनरेट होंगे और वाइब्रेशन जनरेट होने के कारण क्या होगा, जितना उसमें वाइब्रेट हो रही है बॉडी उतना ये भी वाइब्रेट होगा। और इसके यहाँ पे हमने बीम के यहाँ पे क्या लगा दिए, गेज लगा दिए, क्योंकि आपका ये मास वाइब्रेट होगा तो ये वाला बीम भी क्या होगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, वाइब्रेट होगा। और यहाँ पे लगा दिया हमने गेज, एक गेज ऊपर लगा दिया, एक गेज नीचे लगा दिया। एक गेज क्या करेंगे, एक्सलेशन का वाइब्रेशन को मेजर करके एक्सलेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उसे एक्सलेशन फाइंड आउट कर लेंगे इससे। मतलब जितना तेज ये वाइब्रेट कर रहा होगा उतना ही हमारा स्ट्रेन गेज भी वाइब्रेट करेगा। तो मेनली हमारा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेन गेज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो स्ट्रेन गेज क्या करेगा, उस वाइब्रेशन को मेजर करके उसके जरिए एक्सलेशन का मान फाइंड आउट कर लेता है। तो ये था हमारा स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जिस वस्तु का आपको वाइब्रेशन मेजर करना है उस वस्तु को आपने ऐड कर दिया, जिसका एक्सेलरेशन मेजर करना है। वस्तु को जोड़ने के बाद जब वस्तु हालेगी तो ये आपका जो फ्रेम है पूरा ये हालेगा, इसमें भरा हुआ फ्लूइड है वो भी हालेगा, इसमें जो हमारी कैंटिलीवर बीम है और जो ये द्रव्यमान एम लटका है ये भी हालेगा। तो एम द्रव्यमान हाल लेगा तो ये बीम भी हालेगी और बीम हालेगी तो ये जो स्ट्रेन गेज है ये वाइब्रेशन को मेजर करके उसमें होने वाले परिवर्तन का स्टडी करके एक्सेलरेशन का मान ज्ञात कर लेगा, ठीक है।
तो ये था हमारा स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो डिवाइस है इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव वाइब्रेशन सेंसर। ये क्या करता है, वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है, वाइब्रेशन को रीड करता है, वाइब्रेशन या एक्सलेशन का मान इजीली फाइंड आउट कर लेता है, तो एक्सलेशन का मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटिव वाइब्रेटिंग सेंसर क्या है, वाइब्रेशन को सेंस करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं एक्सलेशन में, ठीक। तो वाइब्रेशन को कैसे पकड़ेगा ये, तो जिस वस्तु में वाइब्रेशन हो रहा है उस वस्तु को इसके साथ अटैच कर देंगे, और इसमें देख लेते हैं पहले पार्ट कौन कौन से होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक। ये क्या है हमारे, एक मूवेबल प्लेट होती है, स्ट्रेच प्लेट होती है, ठीक है। ये कैपेसिटर है यहाँ पे, ये दोनों क्या हैं, कैपेसिटर होते हैं। ये कैपेसिटर का एक मूवेबल प्लेट है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या स्टेशनरी प्लेट है, ये फिक्स रहेगा। और जो हमारा मूवेबल प्लेट है उसके ऊपर मास लगाया, और मास को हमने रीड के जरिए जोड़ दिया। रीड जैसे बीम थी वैसे उसी तरह से यहाँ पर रीड होता है एक, जिसके जरिए हम मास को लटका देते हैं किसके ऊपर, मूवेबल पार्ट के ऊपर, मतलब कैपेसिटर के मूविंग पार्ट के ऊपर। ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रेम है इसका। अब देखो मूवमेंट क्या, मेजरमेंट कैसे कर देंगे, जिस वस्तु में मेजरमेंट करना है, जिस वस्तु के वाइब्रेशन का मेजरमेंट करना है उसे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद क्या होगा, वस्तु हालेगी मूवमेंट करेगी, मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, ये आपका जो डिवाइस है कैपेसिटिव वाइब्रेटिंग सेंसर, ये भी मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के बाद क्या होगा, ये आपके कैपेसिटर और कैपेसिटर के बीच में जितना यहाँ पे द्रव भरा होगा, उस द्रव भरा होगा, ये मास है हमारा। तो जब ये वस्तु ऊपर नीचे मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस इसके साथ जो कनेक्टेड है वो भी मूव कर रहा है, तो ये भी मूव करेगी, तो इसमें जो भरा हुआ फ्लूइड होगा, फ्लूइड क्या करेगा, वो भी मूव करेगा, फ्लूइड अंदर जो भरा हुआ है वो मूव करेगा। और यहाँ पे मास जो है हमें वो भी ऊपर नीचे मूव करेगा। ऊपर नीचे मूव करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे जो बीच का एयर गैप है, यहाँ पे जो फ्लूइड का गैप है, यहाँ पे क्या होगा, बीच में डिफरेंस कम ज़्यादा होता रहेगा, और कम ज़्यादा होता रहेगा तो उसी एक्सेलेरेशन को क्या करेगा, ये रीड करेगा हमारा जो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, उसे रीड करके उसे कन्वर्ट कर देगा और एक्सेलेरेशन का मान निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले उस डिवाइस को कनेक्ट करा आपने, डिवाइस जब हालेगा वाइब्रेट करेगा तो ये आपका फ्रेम भी वाइब्रेट करेगा। फ्रेम वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर पूरे में द्रव भरा हुआ है, और द्रव में क्या है, ये हमारे दो कैपेसिटर हैं नीचे, दो प्लेट के, एक मूवेबल है एक फिक्स है। उसके ऊपर मास जो है रीड के एरिया लटक रहा है, तो जब ये वाइब्रेट करता है तो ये भी वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है तो मास वाइब्रेट करेगा, और मास वाइब्रेट करता है तो कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा होती है, उससे कारण वाइब्रेशन का बदल जाता है, उससे एक्सेलेरेशन में, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट करके मान निकाल लेते हैं एक्सेलेरेशन का। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टिव वाइब्रेशन सेंसर। इंडक्टिव वाइब्रेशन सेंसर में क्या होता है, एक मेन फ्रेम होता है, ठीक। मेन फ्रेम को हम क्या करेंगे, अगेन एक ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ देंगे यहाँ पर। वो ऑब्जेक्ट जब क्या करेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, ये जिसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें क्या एक मास है, ये भी मूवमेंट करेगा। तो जो मास है यहाँ पर रीड के जरिए आपस में जुड़ा है, ठीक। और यहाँ पर भी नीचे क्या है, ये नीचे कॉइल है, ये कॉइल है यहाँ पर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे हमने क्या करा है, इसके ऊपर हमने मैग्नेट को अटैच कर दिया, मैग्नेट के साथ रॉड को जोड़ दिया। इसके बाद क्या होगा, जैसे ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन करने के बाद क्या होगा, ये वाले जो आपका मास है, मास भी ऊपर नीचे मूव करेगा, मास ऊपर नीचे मूव करेगा तो रीड भी ऊपर नीचे मूव करेगा, तो रीड ऊपर नीचे मूव करेगा तो जो रॉड है, रॉड ऊपर नीचे पहुंचेगी, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होगा, उसमें जो चेंजेस आ रहे होंगे उसे हम रीड करके क्या कर लेंगे, वाइब्रेशन का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो वाइब्रेशन मेजरिंग जो हमारे कह सकते हैं एक्सेलेरेशन मेजरमेंट, या फिर कह सकते हैं वाइब्रेशन मेजरमेंट, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। जिससे हम एक्सेलेरेशन मेजर करते हैं उसी से वाइब्रेशन मेजर करा जाता है, फिर बाद में उसे एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट करा जाता है। तो एक्सेलेरेशन मेजरमेंट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेन गेज एक्सेलेरोमीटर होता है, कैपेसिटिव वाइब्रेटर सेंसर होता है, इंडक्टिव वाइब्रेशन सेंसर होता है। ये सब हमारे क्या ये डिवाइस हैं, किसके लिए, स्ट्रेन गेज एक्सेलेरेटर के, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। आगे देखते हैं, अब एक्सेलेरेशन मेजरमेंट डिवाइस तो हो गए, आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर लिया, स्पीड मेजरमेंट कर ली, एक्सेलेरेशन मेजरमेंट कर लिया। अब हम देखेंगे लोड का मेजरमेंट करना। लोड कह सकते हो या फिर लोड के स्थान पे आप फोर्स कह सकते हो, दोनों का मात्रक सेम ही होता है, न्यूटन होता है, ठीक। तो लोड का मेजरमेंट करना है या फोर्स का मेजरमेंट करना है हमें भी। अब हम मान लो किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, तो कितना फोर्स लग रहा है उसका मेजरमेंट किस डिवाइस से करेंगे वो देखेंगे। तो इसके लिए हम दो डिवाइस यूज़ करेंगे, खासकर हाइड्रोलिक लोड सेल और न्यूमेटिक लोड सेल। नाम से वैसे क्लियर हो रहा है, लोड सेल मतलब लोड का मेजरमेंट करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक है इसमें क्योंकि द्रव भरा होगा इसमें, और जो न्यूमेटिक लोड सेल है इसमें अंदर क्या भरा होगा, वायु भरी होगी लोड सेल में, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग देखते हैं हाइड्रोलिक लोड सेल। इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, भार का या वेट का या फिर फोर्स का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, इन न्यूटन। देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एक, ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम होता है, बीच में ये लिक्विड भरा होता है पूरा, ठीक। ये बीच में लिक्विड भरा है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर इंडिकेटर हमारा कनेक्टेड होता है अंदर से प्रेशर इंडिकेटर कनेक्टेड होता है। ऊपर से हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, तो हाइड्रोलिक लोड सेल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमने फोर्स मान लो लगाया, तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन हमारा डायफ्राम वाला, ये क्या होता है, नीचे तरफ मूव करता है। ये हमारा वाला, ये देखो यहाँ पे आप देखिए दोबारा कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे। ये हमारा फ्रेम कहते हैं इसे, फ्रेम, ठीक। इसके बीच में क्या भरा है, कोई द्रव भरा हुआ है, हाइड्रोलिक द्रव। ये हमारा क्या है, डायफ्राम है, ये वाला डायफ्राम है हमारा, ये वाला डायफ्राम है। इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है प्रेशर इंडिकेटर, जो प्रेशर को शो करता है, प्रेशर इंडिकेटर के साथ कनेक्टेड होता है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे क्या करेंगे, कोई फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने के बाद पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दाब क्या होगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। और दाब जब वितरित हो जाएगा तो उस दाब के कारण क्या होगा, जो दाब हमारा आ रहा है यहाँ पे, जब फोर्स लगाया तो उसके कारण जो दाब जनरेट होगा, उस दाब को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रेशर इंडिकेटर से पढ़ लेंगे और प्रेशर इंडिकेटर से उस दाब का मान ज्ञात कर लेंगे। और जिससे हम उससे क्या करेंगे, ईजिली उसका एरिया हम क्या निकाल सकते हैं, उस प्रेशर इंडिकेटर की सहायता से हम ईजिली उसका क्या निकाल सकते हैं, फोर्स का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि फोर्स, प्रेशर इसका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर आ गया तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और फोर्स का मान ज्ञात कर लो, तो एरिया तो यह हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इजीली आप क्या करते हैं, प्रेशर मान निकाल लेते हैं, उसके बाद फोर्स में कन्वर्ट करके उससे देख लेते हैं कि कितना बल आपने लगाया था, ठीक है। तो किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाएगा तो उसे हम प्रेशर इंडिकेटर द्वारा प्रेशर शो हो जाता है कि कितना प्रेशर है। उस प्रेशर का उसका क्षेत्रफल के साथ गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, हमें लगाने वाला बल का मान आ जाता है, ठीक है, सही है। तो इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो इसी तरह से काम करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई बंदा यहाँ पे खड़ा हो गया, तो खड़े होने के बाद जो लोड जनरेट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्या करता है, इंडिकेटर, हमारा प्रेशर इंडिकेटर रीड करके उससे एक वेट की रीडिंग में कैलकुलेट करके कन्वर्ट कर देता है। बस इतना ही तो काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूमेटिक लोड सेल, ठीक है। न्यूमेटिक लोड सेल क्या होता है, न्यूमेटिक लोड सेल का जैसे कि आपको डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। न्यूमेटिक लोड सेल में देखो एयर का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम द्रव का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम एयर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये आपका जो बाहर का पोर्शन है, ये पूरा क्या, एक चैम्बर है, जिसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है, वहाँ पोर्शन है वो डायफ्राम है, ठीक, डायफ्राम है। ये ऊपर वाले हम देख रहे हैं, यहाँ पे से क्या लगाते हैं, ऊपर से हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर है, प्रेशर को शो करेगा कि कितना प्रेशर इसके अंदर है। और यहाँ पे देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे एयर सप्लाई प्रेशर P1, यहाँ से प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर सप्लाई होगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये और देख लीजिए, ये क्या लगा यहाँ पे, नोज़ल, ये बीच में क्या लगा है, ये नोज़ल लगा है यहाँ पे, ठीक है, बीच में नोज़ल लगे हैं। अब देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं। न्यूमेटिक लोड सेल, इन दिस टाइप ऑफ लोड सेल्स फिगर shown in supplied under pressure to be a chamber having a diaphragm at one end and a nozzle at the other. Application of force diaphragm, deform it and change the gap between the extension of the diaphragm. Nozzle those changing the pressure in the chamber. If force F increase, then the gap reduce and increase pressure P2 in the chamber. This increase the pressure produce a force tendency to return the diaphragm to its original position. For any force P, the system attains equilibrium and pressure P2 giving an indication of the force. This type of load cell is used up to 20 किलोन्यूटन तक। 20 किलो न्यूटन मतलब 20,000 न्यूटन के भार तक को मेजर कर सकता है। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कोई वस्तु है यहाँ पे, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, न्यूमेटिक लोड सेल। इसमें क्या होता है, जैसे किस तरह फ्रेम है इसका, ये फ्रेम में यहाँ पे बीच में हमने क्या लगा दिया, नोज़ल लगा दिया, ठीक है, नोज़ल लगा दिया। और इसमें क्या भरा होगा, चारों तरफ एयर भरी होगी। ऊपर ये डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, रबड़ का होता है, रबड़ का। तो इजीली आप दबा भी सकते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं। ऊपर से आप क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में फोर्स लगाते हैं। और ये बीच में का जो अरेंजमेंट है इसी के साथ होता है, ऊपर वाले साथ जो बीच का अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये वाला जो अरेंजमेंट है
ये ऊपर वाले साथ होता है, ठीक है, और जो नीचे वो आपका नोजल है। अब देखिए वर्किंग कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे प्रेशर इंडिकेटर लगा, जितना प्रेशर होगा उतना शो कर देगा ये प्रेशर इंडिकेटर। यहाँ से हम एयर को सप्लाई करते हैं अंदर की तरफ कंप्रेस एयर के लिए। अब देखिए करते क्या, वर्किंग क्या होती है देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायफ्राम हमारा स्ट्रेट होता है, यहाँ पे भरी होती है एयर जब कोई वेट नहीं होता है। लेकिन जैसे हम वेट रखते हैं या फिर फोर्स रखते हैं तो डायफ्राम क्या होगा, हल्के नीचे आएगा, हल्के नीचे आना स्टार्ट करेगा। ये नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि ऊपर से हमने वेट लगा दिया। तो ये क्या करेंगे, हम इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या चाहेंगे, ये हमारा काम होगा, ये जो यहाँ पर वेट लगा है वो जैसे स्टेज में था फोर्स लगने से पहले वैसे स्टेज में बना रहा है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, नोजल के जरिए एयर को भेजेंगे हाई प्रेशर के साथ, जिससे क्या होगा, ये फ्लोट करने लगेगा, एयर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा। और जब सेम हाइट पर आ जाएगा तो सब प्रेशर हम नोट कर लेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स लग रहा है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे तरफ धकेली आ रही है तो नीचे से भी उतना ही धकेलें हम, तो नीचे से धकेलने पर उतना ही धकेलना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगी, तो सेम पोजीशन पर रहेंगे, उसी टाइम पे आप फोर्स निकाल लीजिए किसी एक का, दोनों का तो बराबर ही है। तो उसी टाइम पर जो फोर्स आता है भाई हमारा क्या होता है, मेजरमेंट आ जाता है फोर्स का कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर वर्किंग। सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर से एयर को कंप्रेस करके नोज़ल के थ्रू सप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, अंदर चैम्बर में भर देते हैं, ठीक। और दूसरा पासेज जो होता है एयर कंप्रेसर का, यहाँ से भी होता है, नोज़ल के थ्रू यहाँ से भी जाता है हमारा। तो जो एयर होगी, एयर सप्लाई प्रेशर, वो हमारा नोज़ल के थ्रू जाएगा, और नोज़ल के थ्रू यहाँ से जाने के बाद जैसे मान लो बेड रख दिया, तो बेड रखने के बाद डायफ्राम थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो हल्का कर्व शेप में आ जा, तो कर्व शेप में आ जा, तो ऊपर से जब हम बेड रखते हैं तो कर्व शेप में आने के बाद क्या होता है, हम हल्के से नीचे से प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर का क्या करते हैं, इसके नीचे से ऊपर तक फोर्स लगाएंगे, नीचे से फोर्स लगाएंगे ऊपर तक। तो ये कह रहे हैं ऊपर अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंचना स्टार्ट कर देगा, नीचे से जब प्रेशर लगाएंगे तो तब तक प्रेशर लगाते रहते हैं जब तक ये हमारा क्या हो जाए, ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ जाए। जैसे ओरिजिनल प्रेशर पोजीशन पर आ जाता है तो इसके अंदर शो होने वाला जो प्रेशर होता है वायु पर, वो क्या आता है भाई, हमारा आंसर आता है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो मेन क्या है, यहाँ पे इसे बैलेंस कर दो, तो बैलेंस करने के बाद जब बैलेंस हो जाएगा तो जितने फोर्स पे बैलेंस हो रहा है भाई उसका क्या होगा, प्रेशर होगा ओरिजिनल, ठीक है, जिस पे उसे जितना वो लगा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ से हमने बेड लगाने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो गया, इसके बाद हमने नोजल के थ्रू प्रेशर लगाया, तो प्रेशर वजह से स्टेशनरी आ गया, तो उस समय इसका प्रेशर इंडिकेटर से प्रेशर मेजर कर लिया और शो कर दिया हमने कि कितना प्रेशर लग रहा है। उसके लिए फोर्स का मान भी इजीली निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हमारे फोर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी हो गए। अब आगे हम देखेंगे आज टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ना हमें, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर किसी भी वस्तु की हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होती है, मतलब वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है भाई, उसका क्या होता है, टेम्परेचर होता है भाई, उसका टेम्परेचर होता है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो किसी वस्तु का डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। इसका मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं। ये डिवाइस इसलिए यूज़ करे जाते हैं, तो कोई भी वस्तु जब उससे काम कराया जाता है तो कई बार वो क्या होती है, बहुत हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसका टेम्परेचर बीच में आपको मेजरमेंट करना पड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा हॉट होने पे वो मेल्ट हो सकती है। या फिर कई ऐसे डिवाइस होते हैं जहाँ पर आपको क्वालिटी को चेक करने के लिए टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो अलग अलग जगह पे हम अलग अलग डिवाइस का यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो देखते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ऐसे 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है, मतलब टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उन्हें 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया है। एक्सपेंशन थर्मोमीटर, चेंज ऑफ स्टेट थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, रेडिएशन एंड ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एक्शन थर्मोमीटर। तो एक्शन थर्मोमीटर में जो टाइप्स हैं आपके वो पढ़ने, बिमटेलिक थर्मोमीटर और सॉलिड रॉड, ठीक है। बिमटेलिक और सॉलिड रॉड थर्मोमीटर के बारे में पढ़ना है इसमें एक्सपेंशन थर्मोमीटर में, ठीक है। आपको इसी तरह से इसके टाइप में ये आप देख लीजिए, ठीक है। हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला है हमारा बिमटेलिक थर्मोमीटर, जिसे हम सॉलिड एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिमटेलिक थर्मोमीटर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। इसे बिमटेलिक थर्मोमीटर को सॉलिड एक्सपेंशन भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं, वर्किंग देखते हैं हम, ठीक है। बाई मेटेलिक
थर्मोमीटर या फिर सॉलिड एक्सपेंशन की हम वर्किंग देखते हैं। देखिए इसका नाम बाईमेटेलिक क्यों है? बाईमेटेलिक इसलिए नाम, इसमें क्या मेटेलिक जो होता है हमारा मेटल होता है, वो दो मेटल यूज़ होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बाईमेटेलिक कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लो इसमें एक मेटल नीचे और एक मेटल ऊपर है, दो मेटल की छड़, जो छड़ होती है हमारी, ये छड़ बनी हुई है, दो मेटल की छोटी छोटी पतली पतली परतें हैं तो आपस में जुड़ी हुई हैं। दिख रहा है आपको? यहाँ पे दो मेटल है, मान लिया हमने ऊपर जो वाला मेटल है वो कॉपर है, नीचे वाला मान लिया एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एक्सपेंशन रेशियो ज़्यादा होता है, मतलब उसे गर्म करने पर ज़्यादा फैलता है, और जो हमारा कॉपर होता है वो गर्म करने पर कम फैलता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, तो उसका एक्सपेंशन रेशियो कम होता है। कॉपर का एक्सपेंशन रेशियो कम होता है और एल्यूमिनियम का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा फैलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका मेज़रमेंट करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारा मेटल की रॉड होती है उससे हम क्या कर देते हैं, दोनों को आपस में जोड़कर एक जगह फिक्स कर देते हैं, एक सिरा उसका फिक्स कर देते हैं, और एक तरफ क्या रखते हैं, लैंप रखते हैं, और लैंप से इस वाले सिरे को गर्म करते हैं। गर्म करने के कारण क्या होता है, ये वाला जो सिरा है हमारा वो गर्म होगा, और गर्म करने के बाद ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद क्या होता है, क्योंकि कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन कम है इसलिए ये इस तरह से बेंड हो जाता है। ये हल्का नीचे हल्का क्या हो जाएगा, ये हल्का बेंड हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, और बेंड होने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यही बेंडिंग, ये कितना गर्म करने पर कितना बेंड हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का यूज़ करके उससे निकाल सकते हैं कितना गर्म करने पर उसमें कितना गर्म करने पर उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। इसी आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसके टेम्परेचर पे कितना इफेक्ट पड़ता है, तो उसका टेम्परेचर इजीली हम निकाल सकते हैं। मेनली ये मेथड किसके लिए होता है, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। तो इससे हम टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो जो आपका डिफ्लेक्शन हो गया, पहले ये इस तरह से था, तो गर्म करने पर यहाँ पर आ गया, तो कितनी देर तक गर्म करने पर कितना इसमें चेंज आया, इसके लिए हम एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगा के हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो बस आप ये याद रखिए, इसमें बाईमेटेलिक थर्मोमीटर में दो मेटेलिक की छड़ें यूज़ होती हैं, जिन्हें हम गर्म करके उसमें जो है डिफ्लेक्शन आता है, उस डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात करके हम उससे टेम्परेचर का मान निकाल लेते हैं। उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये आपको कैलकुलेशन याद नहीं रखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन होती है पूरी, इससे भी कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये तो हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं, बाईमेटेलिक के बाद देखिए आप अगला टॉपिक जो हमारा टेम्परेचर मेजरमेंट का, ये कौन सा, लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर। तो यार तो ये तो हमने मेजर यूज़ भी करा है। लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर मतलब किसी भी ग्लास के थर्मोमीटर में लिक्विड का यूज़ करके हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो एक ग्लास का एक क्या है, थर्मोमीटर है, जिसके अंदर हमने मान लो अंदर कोई लिक्विड भरा है, लिक्विड के रूप में ले लिया मान लो मरकरी। तो मरकरी आपने देखा जिससे बुखार नापते हैं, उसमें अंदर मरकरी भरा होता है। तो जैसे वो टेम्परेचर किसी हाई टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में आता है तो मरकरी क्या होता है, फैलने लगता है। तो जितनी ऊपर चढ़ जाता है उसका रीडिंग नोट करके टेम्परेचर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम मान लिक्विड के रूप में ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं मरकरी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ कौन कौन से करते हैं हम, मरकरी भी यूज़ कर सकते हैं, एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग हमारे मेनली हम जो यूज़ करते हैं वो मरकरी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर में क्या करते हैं, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम लिक्विड को भर देते हैं, लिक्विड के रूप में हम क्या लेते हैं, मरकरी लेते हैं, क्योंकि मरकरी का ज़्यादा एक्सपेंशन रेशियो होता है। जैसे भी छोटे से टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में आती है उससे टेम्परेचर वो लेके, उससे हीट लेके क्या कर देती है, अपने आप को एक्सपेंड कर देती है, उसको उसका टेम्परेचर शो कर देती है फिर। तो लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर इस तरह से टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। इसके अलावा हमारा एक होता है लिक्विड एंड मेटल थर्मोमीटर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लिक्विड एंड मेटल थर्मोमीटर। लिक्विड एंड मेटल थर्मोमीटर में क्या है, इसमें क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला सिरा, ये हमारा बल्ब कहलाता है, ये मेटल का बना होता है, ठीक है, मेटल का बना होता है, ये बल्ब कहलाता है, जिसके अंदर हम एक लिक्विड भर देते हैं। लिक्विड ज़्यादातर वही लेते हैं जिसका एक्सपेंशन रेशियो ज़्यादा हो। मान लो हमने मरकरी भर लिया, लिक्विड भर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब से ये ऊपर जाता है, एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड होने के बाद ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद आप देख रहे हैं ये इस तरह की वुडन ट्यूब है। वुडन ट्यूब क्या होती है, मेटल की बनी हुई ट्यूब होती है, जिसके अंदर हमारा मरकरी ऊपर जाएगा। जैसे टेम्परेचर अगर मान लो हाई टेम्परेचर कॉन्टैक्ट में आ गया तो ये मरकरी ऊपर चढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और आने के बाद क्या होगा, जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर पे एक प्रेशर डालेगा और पॉइंटर क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, पॉइंट मूव करेगा। तो जितना टेम्परेचर ये यहाँ पर जितना गर्म होगा उतनी ज़्यादा ही एक्सपेंड करेगा, जितना एक्सपेंड करेगा उतना ही पॉइंटर आगे बढ़ेगा। तो इससे इजीली हमें क्या होता है, इजीली हम रीडिंग को नोट कर सकते हैं, टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। तो लिक्विड एंड मेटल थर्मोमीटर का मतलब क्या है, ये मेटल का बना होता है पूरा हमारा हिस्सा, ये बल्ब कहलाता है। जो मेटल का बना है ये कैपिलरी ट्यूब होती है, ये हमारी वुडन ट्यूब होती है, पूरी मेटल की बनी होती है। यहाँ पर हमारा पॉइंटर होता है, पॉइंटर स्केल, ये स्केल है, ठीक है। और इसमें हम क्या भरते हैं, लिक्विड भरते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लिक्विड एंड मेटल थर्मोमीटर। इससे टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए
जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो हमने लिक्विड भर दिया है, किसी हॉट बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद क्या होगा, लिक्विड फैलेगा, फैलने के बाद पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा, और वो टेम्परेचर जितना टेम्परेचर होगा इस वस्तु का उतना ये शो कर देगा रीडिंग में, उस टाइम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो इसके अंदर हम गैस भर दें तो उसे क्या कहते हैं, गैस थर्मोमीटर कहते हैं। अगर गैस भर दें तो कहते हैं गैस थर्मोमीटर। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है पूरा, गैस थर्मोमीटर वही चीज़ है, बस अब इसमें क्या है, ये हमारा इसके अंदर हम क्या भर देंगे, गैस भर देंगे। ये बल्ब होता है मेटल का, ये कैपिलरी ट्यूब होती है, वुडन ट्यूब होती है, यहाँ पे हमारा क्या पॉइंटर है, बस इसके अंदर अब क्या भरा हमने, गैस। तो गर्म करने पर जो गैस होगी वो गैस एक्सपेंड करेगी, तो एक्सपेंड होने पर ये क्या पॉइंटर भी मूव करेगा, और पॉइंटर मूव करेगा तो उसका मान भी ईजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे कितना टेम्परेचर है। तो उस गैस थर्मोमीटर में क्या होता है, अंदर गैस भरी होती है। तो ये हमारे हो गए टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस। एक और बचा है लास्ट, हम इसे और पढ़ लेते हैं, हमारा है पायरोमीटर। पायरोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है, तो नॉर्मल जो हमारे थर्मोमीटर होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेज़र नहीं कर पाते उनसे, एक लिमिटेड अमाउंट में टेम्परेचर को मेज़र कर पाते हैं। लेकिन अगर मान लो टेम्परेचर आपको मेज़र करना है, मान लो सन का सोच रहे हैं सन का कितना टेम्परेचर होगा, सन का तो बहुत हाई, वेरी हाई कहते हैं, बहुत हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेज़र करते हैं, बल्कि कौन सा टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर। तो पायरोमीटर से हम सन का भी टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो पायरोमीटर इज़ अ डिवाइस विच आर यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द वेरी हॉट बॉडी। ठीक है। इसमें हम बात करें, इसमें पायरोमीटर जो होता है वेरी हॉट बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है। जैसे हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। देखिए इससे कैसे मेज़र कर सकते हैं, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई बॉडी है जिसका आपको क्या करना है, टेम्परेचर मेज़र करना है, कह सकते हैं किसी सन का मेज़र करना है, या फिर बहुत गर्म बॉडी है कोई तो उसका ही मेज़र कर सकते हैं। तो कैसे मेज़र करते हैं ये देखते हैं हम, मेज़रमेंट का पूरा प्रोसेस देखिए आप बस। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, एक चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर हम निर्वात जनरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे इजीली हम मेजरमेंट करें एक्यूरेट रीडिंग के साथ। यहाँ पे मान लो कोई फर्नेस है, फर्नेस बहुत हॉट फर्नेस है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है। तो उससे जो रेडिएशन जनरेट होंगे वो रेडिएशन क्या होंगे, लेंस के जरिए, यहाँ पे लेंस लगा है एंटरिंग पॉइंट पर, तो वो रेडिएशन जो जनरेट हो रहा है भट्टी का टेम्परेचर मेजर करना है। उससे जो रेडिएशन जनरेट हो रहा है वो हमारा लेंस के जरिए आएगा, और लेंस के जरिए एंटर होगा रेडिएशन। और यहाँ पे क्या है, मिरर है, तो मिरर क्या करता है, यहाँ पे लेंस ये कंडेंस कर देगा, मतलब जितना भी रेडिएशन आएगा उसे एक जगह कंडेंस कर देगा, एक पॉइंट पे कर देगा। और ये मिरर क्या करता है, जो भी रेडिएशन आ रहा है उससे आगे की तरफ भेजने लग जाता है। ठीक है, आगे की तरफ भेजेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई पीस होता है, आँख से देख सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, मेनली फिर क्या करते हैं हम, देखिए फिर यहाँ से जो हमारी रेडिएशन आ गया, रेडिएशन आने के बाद क्या होगा, रेडिएशन आने के बाद मिरर से टकराएगा, और मिरर से टकराने के बाद नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद जो लेंस आपको दिख रहा है यहाँ से ये वाला लेंस नहीं है, यहाँ ये वाला जो वस्तु दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से होते हुए ये आ जाएगा नीचे वाला, जो नीचे दिख रहा है आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है आपका, ये क्या होता है, एक बॉडी होती है जो क्या करती है, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है सभी हीट को। अगर मान लो कोई एक ऐसी वस्तु रख दें धूप में हम, जो जितनी सनलाइट आ रही है वो सब एब्जॉर्ब कर ले, मतलब उसको कांटेक्ट में जितनी सनलाइट आ रही है सबको वो एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो क्या होती है हमारी, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। मतलब ये होता है थर्मोपाइल। थर्मोपाइल का काम क्या होता है, यहाँ पे जितना हमारा रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन को लेंस द्वारा हमने क्या करा, एक पॉइंट ऑफ फोकस कर दिया, उसे मिरर द्वारा क्या करा, मिरर द्वारा इसे थर्मोपाइल में क्या करा, इसके ऊपर भेज दिया, इसके ऊपर भेजने के बाद ये थर्मोपाइल गर्म हो जा, और गर्म करने के बाद ये कनेक्टेड होता है थर्मोमीटर डिस्प्ले से, जो क्या करता है, इसके कह सकते हैं हम एक डिवाइस होता है जैसे ट्रांसड्यूसर होता है, उसी तरह से ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इस थर्मल एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उससे रीडिंग के फॉर्म में टेम्परेचर शो कर देता है वो टेम्परेचर डिस्प्ले में। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, बस इतना याद रखिए, टोटल रेडिएशन इज अ डिवाइस विच आर यूज टू मेजर द वेरी हाई टेम्परेचर। तो बहुत अधिक टेम्परेचर का मेजरमेंट अगर आपको करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, पायरोमीटर का। और कैसे मेज़र कर रहे हैं, यहाँ से आपका हॉट बॉडी का रेडिएशन आ रहा है, लेंस से एंटर हो रहा है, लेंस से एंटर होने के बाद लेंस क्या करता है, उसे एक पॉइंट ऑफ फोकस कर देता है, उसके बाद मिरर जो करता है वो थर्मोपाइल के ऊपर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद थर्मोपाइल क्या करता है, टोटल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, टेम्परेचर डिस्प्ले में हम शो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर के जरिए। ठीक है, इससे हमारा मेजरमेंट हो जाता है। यहाँ पे बस जो हमारा आई वाला पार्ट है ये सिर्फ देखने के लिए होता है, यहाँ से लाइट आ रही है नहीं आ रही है, उसे फोकस वगैरह रिफ्लेक्ट वगैरह करने के लिए, सेट करने के लिए इसके लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो मेन हमारा ये पूरा वर्किंग था। ठीक है,
तो ये हमारे सारे डिवाइस हो गए। टेम्परेचर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है, और स्पीड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, एक्सेलरेशन मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, फोर्स मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ लिया। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। इन सब इंस्ट्रूमेंट का आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे बस, वर्किंग बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है भले ही आपको, लेकिन इनके पार्ट्स और इनके नाम, कौन सा डिवाइस किस काम के लिए यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम इनके एमसीक्यू वगैरह करेंगे, ठीक है।